Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about human digestive system. Digestion क्या है? Basically, digestion is the breakdown of large insoluble food molecules into small food molecules ताकि वो absorb हो सकें. बड़े molecules absorb नहीं हो सकते. ज़्यादातर जो हम फूड खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स या लिपिड्स के कॉम्प्लेक्स लार्ज इंसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम इनको मोनोसेक्राइड्स या सिंपल शुगर्स में ब्रेक डाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन्स को, और फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है. तो फेज ऑफ डाइजेशन जनरली अगर कहें तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डाइजेशन है. डाइजेशन में मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों शामिल हैं. इंजेशन का मतलब है टेकिंग अ फूड माउथ. डाइजेशन का मतलब है फूड को ब्रेक डाउन करना. फिजिकल मैकेनिकल डाइजेशन में लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है और केमिकल डाइजेशन में लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है. एब्जॉर्प्शन जो है जब ये बन जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स इस फॉर्म में आ जाते हैं, अमाइनो एसिड, शुगर्स और फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल वगैरह न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में, इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को एब्जॉर्ब करके इंटेस्टाइन से ब्लड में शामिल करना. And assimilation is then the movement of these digested food molecules into the body cells of the body where they are used. इन सारी चीज़ों को सेल्स को ज़रूरत है. हर सेल को अमाइनो एसिड चाहिए ताकि वो अपनी प्रोटीन्स बना सके. हर सेल को ग्लूकोज चाहिए ताकि वो अपनी एनर्जी बना सके. हर सेल को डिफरेंट तरह के फैट्स के मॉलिक्यूल्स चाहिए ताकि वो अपने लिपिड बाइलेयर वगैरह बना सकें. न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए ताकि वो अपना डीएनए आरएनए बना सके. एंड देन digestion is the release of waste products. कुछ बुक्स में इन 5 स्टेप्स के अलावा मोटिलिटी, सेगमेंटेशन, पेरिस्टालसिस वगैरह भी शामिल होता है बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द डाइजेशन. अब अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो बेसिकली इट इज मेड ऑफ जीआई ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ऑर्गन या एक्सेसरी ऑर्गन्स. जीआई ट्रैक्ट सिंपली अगर कहें तो माउथ है, उसके पीछे फेरिंक्स है, फिर एक पाइप है इसोफेगस, फिर ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है स्टमक, फिर एक लंबी ट्यूब है स्मॉल इंटेस्टाइन और जिसका डायमीटर कम है लेकिन लेंथ ज्यादा. फिर एक बड़ी सी ट्यूब है लार्ज इंटेस्टाइन जो कि एंड अप होती है रेक्टम पे एंड ओपन्स आउटसाइड विद द एनस. सो व्हाट हैपेंस व्हेन फूड एंटर्स इनटू द माउथ? माउथ को ओरल कैविटी कहते हैं, इसी को बकल कैविटी कहते हैं. इसके अंदर जब फूड एंटर होता है मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है और केमिकल डाइजेशन भी. मैकेनिकल डाइजेशन बेसिकली chewing is done by teeth, which is also called mastication. Mixing of food is done by tongue. और chemical digestion जो है वो basically salivary glands के जरिए जो saliva release होता है उसमें एक तो serous और mucous fluid होते हैं which are responsible for moisturizing and lubricating food. और जो एंजाइम है इसमें वो है amylase. amylase break down करता है complex carbohydrates को, polysaccharides को. माउथ का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इट इज बाउंडेड बाय लिप्स, अपर लिप एंड लोअर लिप. और इसके अंदर जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है वो टीथ और टंग है. टीथ 4 टाइप्स के होते हैं. ये सामने वाले 4 टीथ ऊपर नीचे के जो कि जिनके एजेस स्ट्रेट होते हैं, दे आर फॉर कटिंग ऑफ फूड एंड दीज आर कॉल्ड इंसाइजर्स. फिर ये 4 इंसाइजर्स के दोनों तरफ अगर ऊपर नीचे देखें तो पॉइंटेड टीथ हैं. दीज पॉइंटेड टीथ आर कॉल्ड कैनाइन्स. ये हमारे बॉडी में तो इतने पॉइंटेड नहीं होते लेकिन कार्निवोर्स की बॉडी में ज़्यादा पॉइंटेड होते हैं फॉर टियरिंग ऑफ फ्लैश. तो ऊपर नीचे 8 इंसाइजर्स हैं, ऊपर नीचे 4 केनाइन्स हैं. हर केनाइन के पीछे 2 प्रीमोलर्स हैं. इधर भी 2 प्रीमोलर्स हैं, इधर भी 2 प्रीमोलर्स हैं, इधर भी 2, इधर. ये टोटल 8 प्रीमोलर्स हो गए. प्रीमोलर्स की थोड़े से पॉइंटेड एंड्स होते हैं और थोड़ा सा हिस्सा फ्लैट होता है, च्यूइंग में हेल्प करते हैं. और जो उससे पीछे वाले टीथ होते हैं दे आर कॉल्ड मोलर्स. 3 मोलर्स हर एंड मौजूद होते हैं और वो ज़्यादा फ्लैट होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर च्यूइंग ऑफ फूड. हर टूथ जो है इसका एक आउटर कवरिंग होता है, वेरी हार्ड आउटर कवरिंग, वाइट इन कलर, विच इज कॉल्ड इनेमल, द हार्डेस्ट थिंग इन आवर बॉडी एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड एंड हेल्पिंग इन द मैकेनिकल डाइजेशन और च्यूइंग और मैस्टिकेशन ऑफ फूड. जब हम फूड च्यू कर रहे होते हैं तो साथ साथ जुबान जो है, टंग, वो उसको मूव कर रही होती है फूड को और उसमें स्लाइवा को मिक्स कर रही होती है और मिक्सिंग और रोलिंग की मदद से वो हेल्प करती है मैकेनिकल डाइजेशन में. अच्छा, माउथ के अंदर अगर देखें तो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है जुबान के ऊपर, ये जो तालू जिसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पैलेट. अब इस डायग्राम में देखें
ये फ्रंट व्यू है। अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएं या कोरोना का टेस्ट कराने जाएं तो आपको इस तरह बड़ा सा मुंह खोलने को कहते हैं। तो ये क्रॉस साइड सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। इसमें देखें कि ये लिप्स हैं, फिर ये टीथ हैं। अच्छा, ये जो पार्टीशन है पैलेट है। पैलेट इज द पार्टीशन बिटवीन नेजल कैविटी एंड बकल कैविटी। नाक के अंदर की कैविटी और मुंह के अंदर की कैविटी को सेपरेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो कहलाता है पैलेट। पैलेट का जो ये वाला हिस्सा है, इसके अंदर बोन होती है, हार्ड पैलेट कहलाता है। उसके पीछे जो ये पैलेट का हिस्सा है, इसमें बोन नहीं होती, ये सॉफ्ट पैलेट कहलाता है। ये मूव कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा, तो इन स्ट्रक्चर्स के साथ जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो इसमें मौजूद होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड की ओपनिंग। 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, और ये जो है पेरोटिड और सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जिनकी सिक्रीशंस माउथ के अंदर एंटर हो रही होती है। अभी हमने बात की कि उसमें म्यूकस होता है, वाटर होता है और माइलेज होता है मेनली। अब यहाँ तक ये कैविटी जो स्ट्रक्चर है वो है माउथ की बकल कैविटी। इसके पीछे जो नेक्स्ट पार्ट है उसको उर्दू में हलक कहते हैं और इंग्लिश में फेरिंक्स कहते हैं। फेरिंक्स जो है वो ये हिस्सा है पीछे, ठीक है। माउथ के पीछे वाला हिस्सा जो है दैट इज कॉल्ड फेरिंक्स। फेरिंक्स का ये सारा रीजन एक्चुअली फेरिंक्स है। फेरिंक्स का कुछ हिस्सा नेजल कैविटी के पीछे है, वो कहलाता है नेजोफेरिंक्स। फेरिंक्स का कुछ हिस्सा माउथ या ओरल कैविटी के पीछे, वो कहलाता है ओरोफेरिंक्स। और कुछ हिस्सा उसके नीचे लैरिंक्स के पास है, जो कहलाता है लेरिंजोफेरिंक्स या हाइपोफेरिंक्स। अब ये जो फेरिंक्स है, इसमें अगर आप समझे, मैं फेरिंक्स को ऐसे समझती हूँ कि फेरिंक्स एक चौक है। 4 सड़कें मिल रही हैं। एक सड़क ये है नेजल कैविटी की, यहाँ से एयर आ रही है। एक माउथ की यानी ओरल कैविटी की, यहाँ से फूड और वाटर आ रहा है, स्लाइवा वगैरह भी आ रहा है। और नीचे देखें तो 2 सड़कें। एक सड़क है ट्रेकिया विंड पाइप, जहाँ से एयर नहीं गुजरना है, और उसके पीछे रास्ता है वो इसोफेगस यानी फूड पाइप, जहाँ फूड और वाटर नहीं गुजरना है। जब हम नॉर्मली जब ब्रीथ इन कर रहे होते हैं, ब्रीथ आउट कर रहे होते हैं, तो ये एयर यहाँ से नेजल कैविटी से इधर से होती हुई इधर जाती है, ठीक है। ये रास्ता ज्यादातर खुला होता है। लेकिन जब हम फूड को स्वेलो करते हैं, नाउ लुक एट दिस डायग्राम केयरफुली। ये देखिए, ये अगर फूड ग्रीन मटेरियल से यहाँ शो किया गया है। आम हालात में क्या होता है, जब हम इवन हम फूड जब च्यू कर रहे होते हैं, तब भी नेजल कैविटी से, नोज की ओपनिंग से, नेजल कैविटी से होते हुए एयर इस खुले रास्ते से फेरिंक्स से होते हुए, ये फेरिंक्स के हिस्से में गुजरी और इधर से एंटर हो गई इनटू द ट्रेकिया। लेकिन जिस वक्त हम स्वेलो करना शुरू करते हैं, जब फूड हमारी अच्छी तरह हम च्यू कर लें, वैसे आइडियली एक फूड को कम से कम 20 दफ़ा च्यू करना चाहिए, और तभी मैकेनिकल डाइजेशन पूरी होती है। यानी एक निवाला जो आपने लिया, अच्छा फूड को जब हम मुंह में डालते हैं ये फूड कहलाता है, लेकिन जब इसको हम चबा के निगलते हैं, स्वेलो करते हैं, उस वक्त इसको बोलस कहते हैं, ठीक है। ये बोलस जिस टाइम पे स्वेलो हो रहा होता है, स्वेलिंग रिफ्लेक्स जब चल रहा होता है, उस वक्त सॉफ्ट पैलेट नेजल कैविटी की तरफ जरा ऊपर हो जाता है और यहाँ से इस रास्ते को बंद कर देता है कि जो भी हम फूड स्वेलो करें वो ऊपर ना जाए, नाक की तरफ ना जाए। और एपिग्लॉटिस जो ये वाला स्ट्रक्चर है, एपिग्लॉटिस जो है ना, वो ग्लॉटिस को कवर कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ताकि फूड या वाटर या स्लाइवा ट्रेकिया में ना जाए। ग्लॉटिस एक्चुअली इज द ओपनिंग ऑफ द ट्रेकिया, और उसको जो लिड कवर करता है दैट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। और इस टाइम पे जो इसोफेगस है ये थोड़ा सा ओपन होता है और फूड इस तरफ पीछे की तरफ चला जाता है। इसोफेगस नैरो सा पाइप है, ट्रेकिया ब्रॉड पाइप है, ठीक है जी। तो दिस इज स्वेलोइंग। अगर इसमें मसला हो जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, चोकिंग। अगर हम स्वेलो करते हुए हंसें, बोलें, खांसें वगैरह, तो उस वक्त क्या होता है कि हमारा एपिग्लॉटिस खुला रह जाता है, तो फूड इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स इसोफेगस वो इधर चला जाता है, फूड पाइप के बजाय विंड पाइप में, इसोफेगस के बजाय ट्रेकिया में, विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। किसी भी एज के बंदे की डेथ हो सकती है अगर फूड या वाटर ज्यादा क्वांटिटी में, इवन एक लुकमा भी चला जाए पूरे का पूरा, तो वो डेथ कॉज कर सकता है, क्योंकि सांस रुक जाता है, चोकिंग हो जाती है, ठीक है जी। यही सारी बात यहाँ डिस्क्राइब की गई है कि टंग जो है इट हेल्प्स टू मूव बोलस टू द फेरिंक्स, फिर स्वेलोइंग रिफ्लेक्स शुरू हो जाता है, और एपिग्लॉटिस जो है वो क्लोज करता है ट्रेकिया को, ताकि फूड और वाटर की एंट्री ट्रेकिया में ना हो, और स्केलेटल मसल्स जो हैं फेरिंक्स के वो मूव करते हैं फूड को टुवर्ड्स इसोफेगस। अब जो इसोफेगस है वो क्या है, इसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है 20 सेंटीमीटर, ये देखें इस डायग्राम में ग्रीन से जो शो हुआ, ये माउथ है, बकल कैविटी, ये वाला हिस्सा फेरिंक्स, ये वाला जो हिस्सा नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक सीधा पाइप जो है ये इसोफेगस है, और ये पुश करता है फूड को टुवर्ड्स स्टमक,
और इसका इसमें म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं इसके इर्द गिर्द। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इसोफेगस और उसके बाद आगे सारे के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, इस सब में मसल्स जो हैं वो एक खास तरह की मूवमेंट करते हैं जो कहलाती है पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस में क्या होता है, वैसे तो डाइजेस्टिव सिस्टम में की ट्यूब में, जीआई ट्रैक में दो तरह के मसल्स है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। लेकिन यहाँ मैं आपको फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी सिर्फ सर्कुलर मसल्स के हिसाब से बता रही हूँ कि देखिए जहाँ बोलस होता है या फूड होता है उसके पीछे वाले सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उसको दबा देते हैं। जैसे हम टूथपेस्ट थोड़ा रह जाए तो उसको दबा के जब आगे की तरफ निकालते हैं तो वो स्क्वीज करता है, इसी तरह ये स्क्वीज करते हैं यहाँ पे सर्कुलर मसल्स और धक्का देते हैं फूड को। और जिस जगह पे फूड है और जहाँ उसने गुजरना है, यानी द पॉइंट वेयर द फूड इज प्रेजेंट एंड एरिया अहेड ऑफ फूड, वहाँ के सर्कुलर मसल्स रिलैक्स करते हैं और फूड वहाँ आगे जा सकती है। तो ये एक सीरीज और या वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है जो गुजरती जाती है और फूड को धक्का देती जाती है और इसोफेगस से स्टमक, बाद में स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, 6 मीटर लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन में से गुजार के लार्ज इंटेस्टाइन, पूरी ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक है इसमें पेरिस्टालसिस का प्रोसेस होता रहता है। अब स्टमक क्या है? स्टमक एक बैग है, इसके थिक मसल्स हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और मैशअप करते हैं फूड को और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह भी ऐड होते हैं और फूड जो है सूप लाइक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है विच इज कॉल्ड लाइनिंग। और स्टमक की लाइनिंग जो है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। स्टमक के फंक्शंस अगर देखें तो मेन उसका फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड, मैकेनिकल डाइजेशन इसमें जो होती है वो चर्निंग और मिक्सिंग के जरिए होती है। इसके जो मसल्स हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स, ये 3 तरह की मसल की लेयर्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल्स और ओब्लिक मसल्स। ये सब के सब स्ट्रॉन्ग मूवमेंट करते हैं। अगर हमने टीथ से अच्छी तरह च्यू किया है फूड को, फिर स्टमक को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा चर्निंग मिक्सिंग का। लेकिन अगर हमने अच्छी तरह च्यू नहीं किया फूड को तो फिर स्टमक को बहुत ज्यादा चर्निंग और मिक्सिंग एक्शन करना पड़ेगा। ये मैकेनिकल डाइजेशन है स्टमक की। बकल कैविटी में मैकेनिकल डाइजेशन कैसे हुई थी? टीथ और टंग के जरिए, और यहाँ पे स्टमक में हो रही है अब मसल्स के जरिए। Then comes chemical digestion. Chemical digestion requires gastric juice. Gastric juice के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, HCl, पेप्सिनोजेन और म्यूकस। HCl प्रोड्यूसिंग सेल्स को कहते हैं पैराइटल सेल्स, जिनका मेन काम होता है पीएच को कम करना, साथ ही वो बैक्टीरिया को किल भी करते हैं, विच इज वेरी गुड फॉर आवर बॉडी। अदरवाइज हम खाने के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे होते हैं। तो अगर ये HCl ना हो तो फिर हमें हर वक्त ही फूड पॉइजनिंग होती रहे। बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया जब चले जाते हैं या हम एक में बहुत ज़्यादा खाना खा लें उस वक्त फूड पॉइजनिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नॉर्मल क्वांटिटी में फ्रेश प्रिपेयर्ड फूड अगर हम खाएं प्रॉपर्ली हैंडल्ड तो उसमें जो है ना कम चांसेस होते हैं कि हमें फूड पॉइजनिंग हो। अच्छा, पेप्सिनोजेन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स कहलाते हैं चीफ सेल्स। पेप्सिनोजेन जो है वो इनएक्टिव हार्मोन है, सॉरी इनएक्टिव एंजाइम है और ये कन्वर्ट होता है इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म पेप्सिन। और की कन्वर्जन के लिए क्या चाहिए? लो पीएच चाहिए। लो पीएच जो है वो इस मॉलिक्यूल को एक्टिव कर देता है और फिर ये एक्टिव एंजाइम जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके शॉर्टर चेन्स में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल लंबी चेन्स है पॉलीपेप्टाइड, तो उसको छोटी चेन्स में कन्वर्ट कर देता है कॉल्ड पेप्टाइड्स। डाइजेशन होती है दोनों चीजों की मदद से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ब्रेक डाउन करता है बॉन्ड्स को पहचाने बगैर। पेप्सिन जो है बॉन्ड्स को पहचान के ब्रेक डाउन करता है कि हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा जो कि दो अमीनो एसिड्स के दरमियान मौजूद हो। अच्छा, म्यूकस जो है इसका मेन काम ये मैंने बताया कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं, HCl, पेप्सिनोजेन और म्यूकस। तो म्यूकस जो है ये प्रोटेक्ट करता है स्टमक की वॉल को। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दीज चेंजेस द फूड इज ब्रोकन डाउन और डिग्रेडेड इनटू अ सूपी मिक्सचर कॉल्ड लाइम। अच्छा, अब अगर देखें ये, अभी हम इसकी एक और डायग्राम भी देखेंगे। अभी इस लेवल पे सिर्फ हम एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन की बात कर रहे हैं। ये देखें जो पिंक से सेल शो किए गए हैं चीफ सेल्स हैं। चीफ सेल्स का क्या काम है? पेप्सिनोजेन बनाना। पैराइटल सेल्स का क्या काम है? HCl बनाना। पेप्सिनोजेन जब रिलीज होता है और HCl के करीब आता है तो HCl उस पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में। या ऑलरेडी एक्टिव अगर पेप्सिन मौजूद हो तो वो भी पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट कर सकता है पेप्सिन में। अब ये बात आपको समझनी होगी कि पेप्सिनोजेन और पेप्सिन में क्या फर्क होता है। पेप्सिनोजेन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके साथ एक और सीक्वेंस भी मौजूद है जो कहलाता है मास्किंग सीक्वेंस। ये सीक्वेंस इसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक करके रखता है। लो पीएच पे ये मास्किंग सीक्वेंस टूट जाता है, अलग हो जाता है और एक्टिव साइट अवेलेबल होती है ताकि पेप्सिनोजेन और पेप्सिन में क्या फर्क है? पेप्सिनोजेन का जिन उतर जाता है
इसके ऊपर जो एक जिन है ये ब्लू कलर का, ये जब उतर जाता है तो ये पेप्सिन बन जाता है और अब इसकी एक्टिव साइट अवेलेबल है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ने की, ब्रेक डाउन करने की सलाहियत रखता है इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब ये वो डायग्राम है जो जिससे मिलती जुलती डायग्राम आपकी बुक में भी है। ये दिस इज शोइंग द सेक्शन ऑफ स्टमक वॉल। सबसे ऊपर अगर देखें तो ये जो इसकी सरफेस एपिथेलियम है, ये पिट्स के फॉर्म में इसने फॉर्म किए हुए गैस्ट्रिक पिट्स। गैस्ट्रिक पिट्स जो है ना वो अंदर जाके जो ग्लैंड्स हैं ये कहलाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं। सरफेस पे जो सेल्स हैं ये म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पे पैराइटल सेल्स होते हैं, पैराइटल सेल्स का काम है HCl को प्रोड्यूस करना और साथ एक और चीज़ भी प्रोड्यूस करते हैं, वो इन उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये ज़्यादा जो सेल्स हैं चीफ सेल्स हैं, ये पेप्सिनोजेन प्रोड्यूस कर रहे हैं। पेप्सिनोजेन जब प्रोड्यूस होगा तो इन सेल्स को डैमेज नहीं करेगा क्योंकि वो इनएक्टिव है। वो बाहर निकलने लगेगा तो यहाँ पे HCl जब उसको मिलेगा फिर वो एक्टिव होगा और वो बाहर जब आएगा तो फिर वो फूड के ऊपर रिएक्ट करेगा। स्टमक की वॉल को वॉल बच जाएगी। किस वजह से बचेगी? क्योंकि ये देखें ये सारे सेल्स जो है ऊपर की तरफ ये सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं म्यूकस, थिक लार्ज क्वांटिटी में म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जैसे ही पेप्सिनोजेन एक्टिव होकर पेप्सिन की फॉर्म में आता है या HCl रिलीज होता है वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पे फूड यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो स्टमक की वॉल को आम हालात में पेप्सिन या HCl डैमेज नहीं करता। एक सिचुएशन है जिसमें वो डैमेज कर सकता है, दैट इज अल्सर, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये जो पूरी लेयर है ये कहलाती है म्यूकोसा, जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं और नीचे एक इसकी मस्कुलैरिस भी म्यूकोसा है। इसके नीचे क्लियर होती है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के नीचे मस्कुलैरिस लेयर होती है जिसमें ऑब्लिक, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, और उसके नीचे जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है स्टमक की वो कहलाती है सिरोसा। अब ये जो 4 लेयर्स हैं ना, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलैरिस और सिरोसा, ये सिर्फ स्टमक में नहीं है, ये पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन इनमें मॉडिफिकेशन है, जैसे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, बाकी पार्ट्स में नहीं है। इंटेस्टाइन में इसकी जगह पे होंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है जी, तो दिस इज ब्रीफली अबाउट दिस। अच्छा, अब अगर हम देखें कि जो पैराइटल सेल्स हैं, मैंने आपको बताया 2 चीजें बनाते हैं, कि HCl और एक इसका काम है इंट्रिंसिक फैक्टर बनाना। इंट्रिंसिक फैक्टर जो पैराइटल सेल्स बनाते हैं, दे आर रिक्वायर्ड फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। विटामिन B12 बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है और स्टमक में ही उसके एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर पैराइटल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। दूसरे सेल्स हैं चीफ सेल्स, जो भी हमने पहले भी डिस्कस किया कि पेप्सिनोजेन बनाते हैं, जो एक्टिवेट होकर पेप्सिन बनाता है और ये पेप्सिन फिर ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को इनटू पेप्टाइड। म्यूकस सेल्स जो है वो म्यूकस बनाते हैं, और एक और तरह के सेल्स यहाँ मौजूद होते हैं जो कहलाते हैं बी सेल्स। बी सेल्स का काम है गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करना। ये यहाँ पे देखें, ये जो एंडोक्राइन सेल्स सबसे बेस के ऊपर हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, दीज आर कॉल्ड जी सेल्स। ये जो है ये क्या बनाते हैं? गैस्ट्रिन हार्मोन, और ये गैस्ट्रिन हार्मोन जो है ये स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ HCl बाय पैराइटल सेल्स। इसके ऊपर हम बाद में भी डिस्कस करेंगे जरा डिटेल से। तो जस्ट अ रिमाइंडर कि स्टमक क्या है? एक जे शेप मस्कुलर बैग जो कि स्टोर करता है उस फूड को जो हम खाते हैं और ब्रेक डाउन करता है, और गैस्ट्रिक जूस मिक्स होता है फूड में जो कि मेनली प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, और एसिड जो है वो स्टमक में बैक्टीरिया को किल करता है। स्टमक की pH 2 to 5 होती है। जैसे हम फूड हीट अप करना शुरू करते हैं तो उस वक्त HCl कम प्रोड्यूस हुआ होता है तो 5 के अराउंड होते हैं, फिर विद टाइम 3 से 4 घंटे फूड यहाँ रहती है तो HCl प्रोड्यूस होता जाता है, और ऑप्टिमम pH जो पेप्सिन को काम के लिए चाहिए, फंक्शन के लिए चाहिए, वो है 2। सो इतना HCl प्रोड्यूस होता है कि वो उस pH को 5 से 2 पे ले आए और फूड जो है वो काइम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, नाउ वी कम टुवर्ड्स स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद फूड एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, विच इज 6 मीटर्स लॉन्ग। एक लंबा पाइप है, 6 मीटर देखें तो काफी ज्यादा लंबी लेंथ है। अगर आप इसको इवन जो कमरों की छतें होती हैं घरों की, वो भी मेरे ख्याल में 3 मीटर के राउंड होती हैं, तो समझें कि ये एक डबल स्टोरी बिल्डिंग की लेंथ जितनी जो है ना इसकी ये ट्यूब होती है। और इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड ड्यूडेनम, ये स्मॉलेस्ट पार्ट है, सिर्फ 25 सेंटीमीटर। देखें ये जो येलो से इतना सब रीजन शो हुआ है। ड्यूडेनम में डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। ड्यूडेनम थोड़ा सा हिस्सा है लेकिन ये कंप्लीट डाइजेशन कर लेता है। और फिर उसके बाद जेजुनम 2.5 मीटर है, और इलियम जो लास्ट पार्ट है वो लॉन्गेस्ट है 3.5 मीटर। जेजुनम और इलियम का मेन काम जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है, क्योंकि डाइजेशन कंप्लीट हो गई ड्यूडेनम में। अब होता कि कैसे कि इतना सा हिस्सा डाइजेशन कर ले रहा है,
स्टमक में फूड बहुत देर रहती है, 3 से 4 घंटे। और जब इसमें पेरिस्टालसिस होती है स्टमक में, तो एक वक्त में थोड़ा सा काइम इधर आता है, ठीक है जी। और ये काइम जो इधर आता है, ये इट इज एनफ कि वो ड्यूडेनम उसको डील करे, और ड्यूडेनम जो है इसको इसके सारे फूड कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है जी। सो अगर हम आगे चलें, व्हाट हैपेंस विद द काइम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एक तो ये कि एसिडिक काइम जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो 3 चीजें उसमें ऐड होती हैं। पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस ऐड करता है, पेनक्रियाटिक जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हैं, बाइकार्बोनेट आयंस भी हैं। और बाइकार्बोनेट आयंस का काम है कि उसकी पीएच को न्यूट्रल की तरफ लेके आए। इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी बहुत तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स और म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, वाटर भी प्रोड्यूस करते हैं, लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स एंड एब्जॉर्प्शन। ये बाइल जो है एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। बहुत सारा वाटर ऐड होता है, बहुत सारा वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, और डाइजेशन जो एक्सेलरेट होती है, और पीएच जो है जो स्टमक में 2 थी वो यहाँ पे 7 या उससे भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जितने भी एंजाइम्स पेनक्रियास से आ रहे हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के एंजाइम्स हैं, उनकी ऑप्टिमम पीएच 7 to 8 के दरमियान है। और फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होती है इन सारी चीज़ों की जो डाइजेस्ट हो चुकी हैं विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई, और अनडाइजेस्टेड मटेरियल फिर सेंड होता है टू द लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, ये अगर हम देखें अगेन वो वही बात है, स्टमक है, स्टमक से जा रहा है फूड मटेरियल टुवर्ड्स स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, स्टमक के हमने स्ट्रक्चर की उस तरह बात नहीं की। स्टमक में भी 2 कंट्रोलिंग एंट्री पॉइंट्स होते हैं, एग्जिट पॉइंट्स। जो इसोफेगस और स्टमक के दरमियान एक स्फिंक्टर होता है, वो कहलाता है कार्डिक स्फिंक्टर, क्योंकि हार्ट के करीब होता है। ये फूड की एंट्री फ्रॉम द इसोफेगस टू द स्टमक को कंट्रोल करता है। आम हालात में स्फिंक्टर क्लोज होता है, जब पेरिस्टालसिस होती है इसोफेगस में तो ये कार्डिक स्फिंक्टर ओपन होता है और फूड स्टमक की तरफ आ जाता है। और आम हालात में कभी भी फूड स्टमक से वापस इसोफेगस की तरफ नहीं जा रहा होता, सिर्फ जब डिस्पेप्सिया वाली कंडीशन हो तब थोड़ा बहुत वो बाहर वापस जाता है, जिसकी वजह से बर्निंग की फीलिंग होती है, या जब वॉमिटिंग होती है वो एंटी पेरिस्टालसिस हो जाता है। जब भी हमारे स्टमक में कोई इन्फेक्शियस एजेंट या इरिटेटिंग सब्सटेंस हो या कोई और प्रॉब्लम स्टमक में हो, तो स्टमक के अंदर उन इरिटेंट्स की वजह से एंटी पेरिस्टालसिस शुरू होती है, और सारा मटेरियल जो स्टमक में होता है वो एंटी पेरिस्टालसिस के जरिए बाहर आ जाता है। ये जो एंड है स्टमक का, ये कहलाता है पाइलोरिक एंड, और यहाँ पे जो स्फिंक्टर होता है वो कहलाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर थोड़ा सा खुलता है और थोड़ा सा एसिडिक काइम जो है वो ड्यूडेनम में आता है। जैसे ही काइम ड्यूडेनम में आता है तो पेनक्रियाटिक जूस आता है फ्रॉम पेनक्रियास, बाइल आता है यहाँ गॉल ब्लैडर से। बाइल एक्चुअली प्रोड्यूस होता है लिवर में, लेकिन वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। डायरेक्ट भी उसका पाइप है हेपेटिक डक्ट, और ये गॉल ब्लैडर के थ्रू भी। गॉल ब्लैडर एक स्टोरेज ऑर्गन है, वो कुछ सिक्रीट नहीं कर रहा, लिवर बेसिकली सिक्रीट कर रहा है और उसको स्टोर कर रहा है गॉल ब्लैडर में। और फिर उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस ड्यूडेनम की इनर लाइनिंग में जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। सो जो ड्यूडेनम में और फिर उसके बाद जेजुनम इलियम में जो लाइनिंग है इंटेस्टाइन की, वो एक तो ऊपर नीचे, ठीक है जी, उसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ता है, और इसके अलावा उसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है माइक्रोस्कोपिक विच आर कॉल्ड विलाई। विलाई को अगर एक स्ट्रक्चर को बड़ा करके देखें तो ये विलाई जो है इसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है, और इसके अलावा एक लिम्फेटिक वेसल मौजूद होती है जो कहलाती है इलेक्ट्रियल। इलेक्ट्रियल वेसल का मेन रोल है लिपिड एब्जॉर्प्शन में, और ब्लड सप्लाई का मेन रोल है अमाइनो एसिड और ग्लूकोज वगैरह की एब्जॉर्प्शन में। और अगर और इस जो विलाई है इसके ऊपर एक एपिथेलियल लेयर होती है। इस एपिथेलियल लेयर में से फूड इधर है, डाइजेस्टेड फूड इधर है, अब इसने जब इधर गुजरना है तो इस एपिथेलियल लेयर में से गुजरेगी और फिर ब्लड में या लेक्टिकल में जाएगी। ये जो एपिथेलियल सेल्स की लेयर को अगर देखें तो इसके ऊपर भी बहुत बारीक बारीक माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस हैं जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एक्चुअली नजर आ सकती हैं, which are called microvilli, और ये फर्दर सरफेस एरिया को एब्जॉर्ब, तो 3 लेयर्स है सरफेस एरिया को एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे फोल्ड्स हैं, इनर फोल्ड्स हैं। फिर उसके बाद जो इसकी एपिथेलियम है इंटेस्टाइन की, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के फॉर्म में विलाई बनाती है, और विलाई के हर एपिथेलियल सेल के ऊपर माइक्रोविलाई हैं। सो इन दिस वे एक हॉकी ग्राउंड जितनी जगह हमारे इंटेस्टाइन में होती है, सरफेस एरिया इतना ज्यादा होता है। अच्छा, अब बेसिकली डाइजेशन का पर्पस क्या है? हम जो फूड खाते हैं कार्बोहाइड्रेट मोस्टली वो स्टार्च होती है, चाहे हम रोटी खाएं, चावल खाएं,
गंदम खाएं, आलू खाएं, कॉर्न खाएं, कोई भी ग्रेन खाएं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो पॉलीसेकेराइड स्टार्च होता है। तो स्टार्च ब्रेकिंग एंजाइम्स जो हैं वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं, और मोती अलग अलग, ये समझे कि लंबी चेन्स हैं जो ब्रांच्ड हैं, और इनको सबको अलग कर दिया तो अमूमन ग्लूकोज बन जाता है, या फ्रुक्टोज बन जाएगा इन सम केसेस, कोई ऐसे भी हो सकते हैं। सो मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड यानी लंबी चेन से सिंगल में आ जाए मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड जो सबसे कॉमन है हमारी डाइट में, ग्लूकोज है। प्रोटीन जो लॉन्ग चेन्स ऑफ 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, उनको प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स ब्रेक डाउन करती हैं, और अमाइनो एसिड्स अलग अलग हो जाती हैं। ये सारी लंबी जो मोतियों की लड़ी थी, ये टूट गई, सारे मोती अलग अलग हो गए, 20 तरह के अमाइनो एसिड्स बन गए। फैट्स या ऑयल्स जो हैं ये बेसिकली ट्राई एसाइल ग्लिसरोल्स होते हैं, यानी कि 3 लंबी फैटी एसिड्स की चेन जुड़ी होती है ग्लिसरॉल से। ग्लिसरॉल को यहाँ ग्रीन से शो किया है, और फैटी एसिड्स की चेन को रेड से शो किया है। तो एंजाइम्स जो फैट या लिपिड डाइजेस्टिंग है वो इनको अलग अलग कर देंगे, फैटी एसिड्स अलग हो जाएंगे और ग्लिसरॉल्स अलग हो जाएंगे। दिस इज ब्रीफली व्हाट इज डाइजेशन ऑफ फूड कंपोनेंट। ठीक है जी। अब हम देखेंगे हर कंपोनेंट को अलग अलग से कि कैसे डाइजेस्ट हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन सबसे पहले बकल कैविटी में स्टार्ट हो जाती है। जितनी देर हम फूड को च्यू करते हैं तो हमारा स्लाइवा में जो एमाइलेज है, स्लाइवा कंटेन्स अ कार्बोहाइड्रेट स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड एमाइलेज। इसको स्लाइवरी एमाइलेज कहते हैं क्योंकि बाद में एक और एमाइलेज भी आएगा, इसलिए यहाँ पे इसके सोर्स को बताया गया। तो स्टार्च is acted upon by the salivary amylase which breaks down it into maltose. maltose जो है एक डाइसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड को माल्टोज में यानी डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करता है। फिर जब तक इसोफेगस में गुजर रहा है ये अमूमन salivary amylase अपना काम करता रहेगा। मेन सबसे ज्यादा बकल कैविटी में करता है, इसोफेगस में तो फ्यू सेकंड्स भी नहीं रहता। हाँ, हम कोशिश करते हैं मुंह में भी ना आ रहा है, इतनी जल्दी जल्दी च्यू करके खाते हैं। फास्ट फूड का जो एक टर्म है ना, वो बेसिकली ये है कि ऐसी फूड जिसको जल्दी से खा लें। तो ये जल्दी खाने वाली जो चीज़ है ना, ये असल में सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। अच्छी तरह सुकून से चबा चबा के फूड को खाया जाए। और जैसे बर्गर, सैंडविच वगैरह को तो अच्छी तरह बंदा चबा ही नहीं सकता, क्योंकि वो जल्दी से बोलस बन के और स्वेलोइंग रिफ्लेक्स की तरफ चला जाता है। लेकिन रोटी अगर खाएं, खास तौर पे खालिस गंदम की, बगैर छने हुए आटे की, तो उसको चबाने में जरा देर लगेगी। इसी तरह जौ की रोटी जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते थे बगैर छने हुए आटे की, उसको चबाने में देर लगती है। देर तक चबाना असल में अच्छा होता है, स्लाइवरी एमाइलेज काम करता रहता है, मैकेनिकल डाइजेशन कंप्लीट होती रहती है। अच्छा, फिर जब ये फूड स्टमक में चला जाता है, स्लाइवरी एमाइलेज काम नहीं कर सकता, क्योंकि स्टमक की जो पीएच है वो एसिडिक है। स्लाइवरी एमाइलेज 7 to 8 पीएच के दरमियान काम कर सकता है, 2 to 5 में बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है। और फिर उसके बाद जब काइम के फॉर्म में ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो यहाँ पे जितना भी स्टार्च, थोड़ा बहुत स्टार्च यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ, बाकी जितना भी स्टार्च है सबको कौन डाइजेस्ट करेगा? पेनक्रियाटिक एमाइलेज। पेनक्रियाटिक जूस का हिस्सा होता है पेनक्रियाटिक एमाइलेज, स्टार्च को ब्रेक डाउन करके माल्टोज बनाता है। इस माल्टोज को फिर माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अगर हमने लैक्टोज लिया यानी मिल्क वगैरह, तो उसमें लैक्टोज होता है मिल्क में। अगर आपको पता हो कि मेन कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज होती है, विच इज अ डाइसेक्राइड। माल्टोज भी डाइसेक्राइड है, लैक्टोज भी डाइसेक्राइड है, सुक्रोज भी डाइसेक्राइड है। माल्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए माल्टेज, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए लैक्टेज, और सुक्रोज को ब्रेक डाउन करने के लिए सुक्रेज। अब अगर आपको बायोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर याद हो, तो माल्टोज ग्लूकोज से बनता है, 2 ग्लूकोज के मिलने से। लैक्टोज एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज के मिलने से बनता है, और सुक्रोज एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज के मिलने से बनता है। यही चीजें ब्रेक डाउन होकर बनेंगी। ठीक है जी। और फिर उसके बाद एब्जॉर्ब हो जाएंगी सिंपली इन द इलियम एंड जेजुनम विद द हेल्प ऑफ, पहले ये चीजें जितनी भी ये मोनोसेक्राइड्स पहले एपिथेलियल सेल में एंटर होंगी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए, और फिर उसके बाद ब्लड में एंटर हो जाएंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए। तो मतलब दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड। प्रोटीन्स को अगर देखें, जैसे हम प्रोटीन्स को खाते हैं, माउथ में उनके साथ कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन जब स्टमक में फूड पहुंचती है तो इस प्रोटीन के ऊपर HCl भी एक्ट करता है, पेप्सिन भी एक्ट करता है, उसको डीनेचर करता है, ब्रेक डाउन करता है, पार्शली डाइजेस्ट करता है। अब ये जो पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन है ये कहाँ जाता है? कायम के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत तरह के प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, अमाइनो पेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। आपकी बुक में कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को शायद एरिप्सिन लिखा हुआ है। एनीवे, ये जितने भी एंजाइम्स हैं ये सारे के सारे इन इस पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन के ऊपर एक्ट करते हैं और उसको पहले स्मॉल पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। प्रोटीन की लंबी चेन अमाइनो एसिड की, छोटी चेन्स हो जाए तो पेप्टाइड्स, फिर और छोटी होते होते एक एक मोती अलग हो जाए
अमाइनो एसिड्स, ठीक है जी। तो ये सारे एंजाइम्स मिलकर यही करते हैं कि उस सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करते हैं और अमाइनो एसिड्स को अलग अलग कर देते हैं। फिर इंटेस्टाइनल लाइनिंग में क्या होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए अमाइनो एसिड्स जो हैं वो पहले एपिथेलियल सेंटर्स में एपिथेलियल सेल्स में एंटर होते हैं और फिर उसके बाद वो एंटर हो जाते हैं ब्लड में, ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं फिर बाकी बॉडी में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फैट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। फैट जितनी भी हम खाते हैं वो सारी की सारी हाइड्रोफोबिक होने की वजह से एक लार्ज फैट ड्रॉपलेट बना देते हैं, ठीक है जी। अब अगर लार्ज फैट ड्रॉपलेट के ऊपर एंजाइम्स एक्ट करेंगे, कोनों कोनों पे एक्ट कर सकेंगे और बहुत सारे फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन नहीं हो सकेंगे। तो इसको पहले छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना होता है, विच द प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन एंड इट इज डन बाय बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट आके फैट ड्रॉपलेट्स के ऊपर एक्ट करते हैं, उसको छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देती है। फिर इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करते हैं लिपिड डाइजेस्टिंग। सबसे मेन उसमें लाइपेज है, फॉस्फोलाइपेज भी होता है, कोलाइपेज भी होता है। आपकी बुक में लाइपेज लिखा हुआ है, आप बस ये याद रखें। लाइपेज इसको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के इर्द गिर्द दोबारा नए सिरे से बाइल सॉल्ट्स आके अटैच होते हैं और एक मिसल बना लेते हैं। और ये मिसल जो है ना, ये देखें इंटेस्टाइनल ल्यूमेन के ये जो माइक्रोविलाए हैं, ये क्या है, एंडोथीलियम के सेल्स हैं विलाय के। इसके ऊपर जो माइक्रोविलाए हैं, इसके ऊपर ये इन सेल्स में ये खास तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए एंटर होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स वगैरह से गुजरते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं काइलोमाइक्रॉन में। काइलोमाइक्रॉन में ये फैट कंपोनेंट भी होता है, इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं और ये कोलेस्ट्रॉल्स और लिपिड्स, ये सारी चीज़ें प्रोटीन्स के साथ मिलके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं काइलोमाइक्रॉन। ये काइलोमाइक्रॉन फिर एक्सोसाइटोसिस के जरिए एंडोथेलियम सेल से बाहर निकलता है, लिम्फेटिक वेसल में एंटर हो जाता है विच इज कॉल्ड लेक्टियल, और फिर लेक्टियल से बाद में बॉडी की तरफ सप्लाई हो जाता है। सो एक दफा अगर हम इसको रिवाइज करें, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है इनिशियली माउथ में विद हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, पॉलीसेकेराइड कन्वर्ट करते हैं डाइसेकेराइड में। स्टमक में कुछ नहीं होता, ड्यूडेनम में पेनक्रियाटिक एमाइलेज काम करता है, डाइसेकेराइड्स को ब्रेक डाउन करता है और बाकी जो इंटेस्टाइनल जूसेस के एंजाइम्स होते हैं वो सारे माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज वगैरह वो उसको मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। लिपिड की डाइजेशन अमूमन माउथ में और स्टमक में नहीं होती है, हालांकि अब रिसेंट स्टडीज ये हैं कि माउथ में भी थोड़ा सा लाइपेज प्रोड्यूस होता है और स्टमक में भी, लेकिन मेजर जो लाइपेज प्रोड्यूस होता है वो पेनक्रियाज से आता है और बाइल सॉल्ट्स पहले लिपिड को ब्रेक डाउन करते हैं मैकेनिकली, यानी वो केमिकल रिएक्शन नहीं होता, लार्ज ड्रॉपलेट्स को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है केमिकल्स के जरिए ही, लेकिन ये एक्चुअली केमिकल डाइजेशन नहीं है। बाइल सॉल्ट्स की के ऊपर एक्ट करता है एमल्सिफिकेशन के जरिए और उसको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है। फिर उन स्मॉल ड्रॉपलेट्स के ऊपर लाइपेज एंजाइम पेनक्रियाज का एक्ट करता है और उसको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, जो कि फिर लेक्टियल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं ऑफ द विलाई। प्रोटीन्स की कोई डाइजेशन माउथ में नहीं होती, स्टमक में स्टार्ट होती है पेप्सिन के जरिए, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एरेप्सिन, अमाइनोपेप्टाइडेज वगैरह के जरिए, और फिर आखिर में टोटल सारे अमाइनो एसिड्स अलग अलग हो जाते हैं, वो फिर एब्जॉर्ब हो जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए इनटू द ब्लड। अब दो तरह के सोर्सेज हैं एंजाइम्स के ड्यूडेनम के अंदर, एक है इंटेस्टाइनल जूस, एक है पेनक्रियाटिक जूस। इंटेस्टाइनल जूस में पेप्टाइडेज होते हैं, अमाइनोपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एरेप्सिन वगैरह, और लाइपेज होता है, माल्टेज होता है, सुक्रेज होता है और लैक्टेज होता है। एक और एंजाइम होता है जिसका अभी तक मैंने नाम नहीं लिया, वो है एंटीरोकाइनेज। अभी इसकी बात हम आगे करेंगे। अच्छा, पेनक्रियाटिक जूस जो है ये पेनक्रियास से प्रोड्यूस हो रहा है और इसमें बेसिकली काइमोट्रिप्सिनोजिन होता है और ट्रिप्सिनोजिन होता है। अब ये जिन अगेन वही वर्ड आ गया जैसे पेप्सिनोजिन में, यानी ये इनएक्टिव फॉर्म है। ये जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं दो, ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं पेनक्रियाटिक जूस के साथ, पेनक्रियाटिक सेल्स के जरिए, और पेनक्रियाटिक जूस के साथ पेनक्रियाटिक ट्रैक्ट में से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में पहुंचते हैं। साथ ही इसमें एमाइलेज होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है, लाइपेज होता है जो लिपिड को डाइजेस्ट करता है, और न्यूक्लियसेस होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करते हैं। यानी कि फंक्शन इसका ये कि हर तरह के बायोमोलिक्यूल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, सबको ब्रेक डाउन करने की सलाहियत इन एंजाइम्स में। अच्छा, अब जो मैं आपको कह रही थी कि ट्रिप्सिनोजिन और काइमोट्रिप्सिनोजिन की हम बात करेंगे और एंटीरोकाइनेज की, एंड ये दो जो एंजाइम्स हैं काइमोट्रिप्सिनोजिन और ट्रिप्सिनोजिन, ये आ रहे हैं पेनक्रियास इनएक्टिव फॉर्म में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज हो रहा है एक एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस में, एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजिन का ट्रिप्सिन
एक्टिवेट करता है, उसका जिन हटा देता है, ट्रिप्सिन बन जाता है। ट्रिप्सिन जब एक्टिवेट हो जाता है तो वो काइमोट्रिप्सिनोजिन के ऊपर काम करता है और उसको भी एक्टिवेट करता है काइमोट्रिप्सिन। ठीक है जी। सो बना, ये दोनों एंजाइम्स बने पेनक्रियाज में, लेकिन एक्टिवेट वहां हुए जहां उनकी जरूरत है, यानी कि इंटेस्टाइन। पहले अगर हो जाएंगे तो वो पेनक्रियाज को डैमेज करने लगेंगे। ठीक है ना। तो ये बड़ा जरूरी है कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हमेशा इनएक्टिव फॉर्म्स में रिलीज हो और जहां उनका काम हो वहां पहुंच के वो एक्टिवेट हो, अदरवाइज वो जिस सेल से रिलीज हो रहे हैं उसी को डैमेज करने लगेंगे। अच्छा, ये जितनी सिक्रीशंस हैं गैस्ट्रिक जूसेस की, इंटेस्टाइनल जूसेस की, पेनक्रियाटिक जूस की, ये सारी जो है ना, ये हार्मोनल कंट्रोल के अंदर भी। एक न्यूरोनल कंट्रोल भी है। जैसे हम फूड को देखते हैं, चखते हैं, चिबा रहे होते हैं, उस वक्त हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है ना, और स्टमक स्ट्रेच, जब स्टमक में फूड पहुंचता है खास तौर पे और स्टमक को स्ट्रेच करना शुरू करता है, तो ये सारे सिग्नल्स, साइट, टेस्ट, स्मेल एंड देन फिलिंग ऑफ स्टमक, ये एक ट्रिगर करता है नर्वस स्टिमुलेशन को, और उसकी वजह से डाइजेस्टिव जूसेस, सारी तरह के 3 तरह के डाइजेस्टिव जूसेस हैं, गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस और पेनक्रियाटिक जूस, साथ बाइल भी है। ये है न्यूरोनल कंट्रोल, जो कि स्टमक के स्ट्रेच रिसेप्टर्स की वजह से एक्टिवेट होता है और डायरेक्टली इन सारे की सिक्रीशन को बढ़ाता है, खासतौर पे स्टमक और इंटेस्टाइन की। पेनक्रियाज और लिवर के ऊपर इसका डायरेक्ट उतना रोल नहीं है। अच्छा, स्टमक में जब फूड ब्रेक डाउन हो रहा होता है तो जो उसकी जी सेल्स हैं, हमने गैस्ट्रिक पेट के अंदर बात की थी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में जी सेल्स होते हैं जो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करते हैं। वो गैस्ट्रिन रिलीज होता है स्टमक से, ब्लड में जाता है और ब्लड से फिर वापस स्टमक की तरफ आता है और पाइटल सेल्स के ऊपर एक्ट करता है और HCl की प्रोडक्शन बढ़ाता है। जितनी हम प्रोटीन वाली ज्यादा फूड खाएंगे उतना ज्यादा गैस्ट्रिन रिलीज होगा, ताकि ज्यादा ज्यादा HCl रिलीज हो और प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन में हेल्प करे। जब इंटेस्टाइन जो है, इसमें जब फूड पहुंचता है तो साथ ही जब स्टमक एक्टिवेट होता है ना गैस्ट्रिन को प्रोड्यूस करने के लिए, तो साथ ही इंटेस्टाइन भी रिलीज करना शुरू कर देता है 2 हार्मोन्स, सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन। बल्कि रादर इनकी थोड़ी सी एक्टिवेशन इसकी वजह से होती है, ज्यादा एक्टिवेशन इस वजह से होती है जब स्टमक से एसिडिक काइम इंटेस्टाइन में आता है, और खासतौर पे अगर उसमें फैटी मटेरियल हो, इंटेस्टाइन रिलीज करता है 2 हार्मोन, सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन। सिक्रेटिन का मेन टारगेट है पेनक्रियाज और ये पेनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन को बढ़ाता है। कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है ये लिवर के पास जाता है और खासतौर पे गॉल ब्लैडर पे एक्ट करता है और वहां से बाइल के रिलीज को बढ़ाता है। तो एंजाइम और हार्मोन में क्या फर्क है? एंजाइम तो ब्रेक डाउन कर रहे हैं, अभी हमने जितने भी एंजाइम्स की बात की, ऑल ऑफ देम आर डायरेक्टली एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेकिंग देम डाउन। हार्मोन्स क्या कर रहे हैं? हार्मोन एक तो उधर से रिलीज हो रहे हैं, स्टमक से गैस्ट्रिन रिलीज हुआ, लेकिन वहीं उसने अपने साथ वाले पैराइटल सेल पे काम नहीं किया, पहले वो ब्लड में गया फिर पैराइटल सेल पे आया। इसी तरह सिक्रेटिन इंटेस्टाइन से रिलीज हुआ, ब्लड में आया और चला गया पेनक्रियाज के पास। कोलिसिस्टोकाइनिन स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज हुआ, ब्लड में आया, चला गया लिवर और गॉल ब्लैडर के पास। ठीक है जी। तो जब भी कोई सब्सटेंसेस ब्लड के जरिए मूव करें और किसी और जगह के सेल्स के ऊपर जाके एक्ट करें और उनसे अपना काम करवाएं, टारगेट ऑर्गन्स को जो और हो, दैट इज कॉल्ड हार्मोन। ठीक है जी। अच्छा, यही चीज यहाँ पे भी डिस्क्राइब हुई है, स्टमक से एस्ट्रिन रिलीज होता है और आके पेटल सेल्स की एक्टिवेशन करता है। ड्यूडेनम से कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज होता है, गॉल ब्लैडर के ऊपर जाके एक्ट करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन पेनक्रियास के ऊपर भी एक्ट करता है और पेनक्रियाटिक एंजाइम्स की सिक्रीशन बढ़ाता है। और सिक्रेटिन स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है और बाइकार्बोनेट आइंस वगैरह जो हैं उनकी सिक्रीशन बढ़ाता है पेनक्रियाटिक, यानी ये दोनों मिलकर सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन मिलकर पेनक्रियाटिक जूस को बढ़ाते हैं और गॉल ब्लैडर की से बाइल के रिलीज को सिर्फ कोलिसिस्टोकाइनिन बढ़ाता है। और एक और चीज होती है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है और वो जाके मैसेज देता है स्टमक को कि अब बहुत एसिड प्रोड्यूस कर लिया है, बस कर दो। तो positive stimulation and negative inhibition are controlling the release of different type of hormones, ions and acids, and this completes the process of digestion in the stomach and small intestine. एब्जॉर्प्शन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पहले डिस्कस कर ली किस किस चीज की होती है, मेन एक दफा फिर रिवाइज कर लेते हैं। दैट स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स 80% ऑफ इंजेस्टेड वाटर, जितने विटामिन्स हमारी डाइट में उन सबको एब्जॉर्ब कर रहा है। B12 हमने कहा था कि स्टमक में हो जाता है, उसके अलावा बाकी जितने विटामिन हैं, मिनरल्स जितने हैं वो सारे एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बाद, प्रोटीन डाइजेशन के बाद और लिपिड डाइजेशन के बाद ये सारे के सारे कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाती है हर जरूरी चीज की स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो रह गया है फालतू मटेरियल, वो सारा कुछ कहाँ चला जाता है? टुवर्ड्स लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज 1.5 meters long
एंड इट एक्सेप्ट बट स्मॉल इंटेस्टाइन डजंट एब्जॉर्ब। ठीक है जी। ये इलियम का आखिरी हिस्सा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन से मिलता है। जिस जगह पे मिलता है वहां पे एक बल्ज सा होता है जिसको कहते हैं सीकम। सीकम के साथ एक ब्लाइंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है विच इज कॉल्ड अपेंडिक्स। सीकम और अपेंडिक्स का हमारी बॉडी में इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है और इसका मेन रोल होता है रैबिट्स में और हॉर्सेस में। बल्कि हमारी बॉडी में तो ये प्रॉब्लम है, अगर कभी यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए, अपेंडिसाइटिस हो जाए, तो यह लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। और अगर टाइम पे अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके उस इन्फेक्टेड अपेंडिक्स को रिमूव ना कर दिया जाए तो डेथ भी हो सकती है। और फिर उसके बाद जो फूड का रास्ता है वो क्या, फूड तो नहीं, अब अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, वाटर है, कुछ सॉल्ट्स हैं, ये पहले असेंडिंग कोलन की तरफ जाएंगे, फिर ट्रांसवर्स कोलन की तरफ जाएंगे, फिर डिसेंडिंग कोलन की तरफ जाएंगे, फिर ये हिस्सा कहलाता है सिग्मोइड रीजन ऑफ द कोलन, और फिर एक स्ट्रेट पोर्शन जो है वो है रेक्टम, और इन द एंड देयर इज द एनल कैनाल। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे में देखें तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है जी। फंक्शंस इसके मेनली क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, आयंस, विटामिन के, क्योंकि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं जो कि हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, वो विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं, उसको भी एब्जॉर्ब करता है लार्ज इंटेस्टाइन। और फिर एलिमिनेशन होती है फीसिस की फ्रॉम द एनस। ये जो फीसिस रिलीज होता है बॉडी से, ये नॉर्मली 60% सॉलिड होता है और 40% वाटर होता है। अगर वाटर की कंसंट्रेशन इसमें कम हो जाए देन इट कैन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन, और अगर इससे ज्यादा हो जाए देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायरिया। ये दोनों ही अब नॉर्मल है, नॉर्मल सिचुएशन में राउंड अबाउट ये बैलेंस होता है। जो 60% सॉलिड है इसमें ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, डाइटरी फाइबर होता है, और डाइजेस्टिव सिक्रीशंस होती हैं, बाइल और बाइल के डिग्रेडेड कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है जी। तो रेक्टम जो लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसका फंक्शन है टू रिसीव स्टूल फ्रॉम द कोलन, और जैसे वो फिल होता है तो वो इट गिव्स अ सिग्नल टू द ब्रेन, टू द पर्सन that should be evacuated, removed from the body, or a person can hold the stool till the evacuation happen. एनस जो है वो एक तो सेंसरी एरिया भी है जो ये बताता है कि कंटेंट जो पास आउट हो रहा है एनस से वो लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है। एनस के अराउंड जो है इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स होते हैं विच कैन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ स्टूल। 2 years से पहले पहले ये प्रॉपरली नहीं डेवलप होते, इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं दे आर अनेबल टू होल्ड देयर स्टूल एंड दे कैन डिफिकेट एट एनी टाइम। बट विद टाइम ये जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स हैं इनका वॉलंटरी कंट्रोल डेवलप हो जाता है विच कैन इनहिबिट डिफिकेशन। बट एक्चुअली डिफिकेशन शुड बी डन डेली। जिस तरह रोज खाना खाते हैं उसी तरह रोज अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल का रिमूव करना भी जरूरी है। और अगर इसमें गैप ज्यादा आ जाए, ये एक्चुअली जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल वगैरह है इसमें कार्सिनोजेंस होते हैं, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस, जितनी देर रेक्टम में रहेंगे उतना ज्यादा चांस बढ़ाएंगे रेक्टम कैंसर का। ठीक है जी, कोलन कैंसर या रेक्टम कैंसर इसे कहते हैं। एक्सेसरी ऑर्गन्स भी बहुत सारे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का, एक्चुअली पाथ का हिस्सा नहीं है, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का हिस्सा नहीं है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इनके बगैर डाइजेशन नहीं हो सकती। 3 मेन इसमें कहे जाते हैं, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज। वैसे तो अगर हम देखें सलाइवरी ग्लैंड भी इसी में है। सलाइवरी ग्लैंड की हमने बात तकरीबन पूरी कर ली, इसलिए उसको हम मजीद दोबारा नहीं डिस्कस कर रहे। लिवर देखें लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है और इसका काम है बाइल प्रोड्यूस करना, जो कि इस डक्ट के जरिए आता है, डायरेक्टली भी आ सकता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर भी हो सकता है। पेनक्रियाज स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में मौजूद होता है। तो गॉल ब्लैडर एक्चुअली स्टोर कर रहा है सिर्फ बाइल को, लिवर प्रोड्यूस कर रहा है बाइल को, और पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है जी। फंक्शंस ऑफ लिवर बहुत सारे हैं। डाइजेशन में तो इसका मेन रोल यही है ना, इसने बाइल प्रोड्यूस करना है, अदरवाइज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन। और अगर लिवर काम सही ना करे तो बॉडी के तकरीबन सारे सिस्टम्स बुरी तरह मुतासर होते हैं। इसका एक काम है स्टोरेज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसमें मिनरल्स स्टोर हो सकते हैं, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन स्टोर हो सकते हैं, जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन है, डी, ई के, और उसके साथ B12 भी इसमें स्टोर होता है। ब्लड शुगर बैलेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लाइकोजन बनाता भी है और उसको ब्रेक डाउन भी करता है। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा हो जाए तो लिवर उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है, और जब जैसे हम रोजा रखते हैं 10 घंटे जब हम भूखे रहे तब वो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करना शुरू करता है, ग्लूकोज के फॉर्म में लेके आता है। प्रोडक्शन ऑफ बाइल इसका एक मेन काम है डाइजेशन के लिए, और ये इसके अलावा एक एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस भी है बाइल, जो कि गट के या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के माइक्रोब्स को, डैमेजिंग माइक्रोब्स को किल भी कर रहा होता है। प्रोटीन बहुत सारी किस्में बन रही होती हैं, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, इम्यून सिस्टम की प्रोटीन्स यानी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडीज जिनको कहते हैं, एल्ब्यूमिन्स जो कि हमारी बॉडी के ब्लड के बैलेंस को, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखता है,
और कॉपर की बायो अवेलेबिलिटी के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो भी बनाता है। इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, ये वायरसेस को रखता भी है अपने अंदर और पैथोजेंस को भी, और उनको किल करने की कोशिश करता है, और ये हेपेटिक पोर्टल वेन और के जरिए इम्यून सिस्टम को हेल्प भी करता है। मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फैट एक तो इसका इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम देखें कि जितनी भी हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म हो रही है ना, ग्लाइकोजन की है, चाहे फैट मेटाबॉलिज्म, चाहे डीएमाइनेशन, ये भी इधर हम डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा प्रोटीन हम खाते हैं उसको भी यही संभालता है लिवर, एक्स्ट्रा फैट्स हम खाते हैं उसको भी यही संभालता है, और अगर कोई हार्मफुल फैटी सब्सटेंस हो उसको डिटॉक्सिफाई भी इसी ने करना है, और जो हमारे थायराइड हार्मोन T4 को T3 में भी इसी ने कन्वर्ट करना है। डिटॉक्सिफिकेशन के इसके इंपॉर्टेंट रोल क्या है? ड्रग्स और अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करना, फैटी एसिड्स को डिटॉक्सिफाई करना, थायराइड हार्मोन्स को डिटॉक्सिफाई करना, अमोनिया को कन्वर्ट करना यूरिया में, और एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स और एलर्जेंस को ब्रेक डाउन करना। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल बनाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट molecule because it is the precursor of estrogen, progesterone and testosterone, as well as विटामिन डी बनाने में भी लिवर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। गॉल ब्लैडर जो हमने पहले बात कर ली, ये देखिए छोटा सा जो ग्रीन शो हुआ है, स्टोर करता है बाइल को और फिर रिलीज करता है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर फैटी डाइट ज्यादा लें तो गॉल स्टोन बन सकते हैं, जिसके बाद गॉल ब्लैडर को सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है, अदरवाइज इट्स वेरी पेनफुल एंड इट कैन इवन लीड टू गॉल ब्लैडर कैंसर। और बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट में जाता है और फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे वो फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है बाय इमल्सिफिकेशन। पेनक्रियाज जो है इसका मेन काम तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करना है जो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करें, लेकिन साथ ही साथ इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन। ये पेनक्रियाज की लोकेशन है। एक्चुअली पेनक्रियाज क्या है? पेनक्रियाज में दो तरह के सेल हैं, एक्सोक्राइन सेल और एंडोक्राइन सेल। एक्सोक्राइन सेल्स वो सेल्स हैं जो कि पेनक्रियाटिक जूस बनाते हैं। ये देखें, ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के अंदर एक लंबी डक्ट है, पेनक्रियाटिक डक्ट, और हर पेनक्रियाटिक डक्ट के सिरे पे सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, वो कहलाते हैं एसिनार। ये देखें, हर पेनक्रियाटिक डक्ट के एंड के ऊपर इस तरह एसिनार सेल्स ग्रुप हुए हैं। एसिनार सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, लाइपेज, न्यूक्लियस, ये सारे एंजाइम, इसके अलावा बाइकार्बोनेट आयन वगैरह, ये सारी चीजें प्रोड्यूस करना पेनक्रियाटिक एक्सोक्राइन पोर्शन का काम है। एक्सोक्राइन किस हिस्से को कहते हैं बॉडी के? वो ग्लैंड जो कि डक्ट के जरिए अपनी सिक्रीशन को जगह पे पहुंचाए, साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचाए, दैट इज कॉल्ड एक्सोक्राइन। पेनक्रियाज का ये हिस्सा जो एसिनार सेल्स और पेनक्रियाटिक डक्ट पे मुश्तमिल है, ये एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पेनक्रियाज है। लेकिन एसिनार सेल्स के बीच में, ग्रुप ऑफ एसिनार सेल्स के बीच में कोई आइलैंड्स भी हैं सेल्स के, जिनका किसी डक्ट से ताल्लुक नहीं है। इसको सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने स्टडी किया था दैट वाज लैंगरहैन, इसलिए इनको कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन। ये छोटे छोटे जो है ना आइलैंड्स हैं सेल्स के, जो कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाते हैं। इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन को एंडोक्राइन सेल्स कहते हैं, एंड दे प्रोड्यूस मेनी हार्मोन्स, पर्टिकुलरली दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, वो है एक इंसुलिन और एक है ग्लूकागॉन। इंसुलिन हाई ब्लड शुगर के केस में रिलीज होती है, जैसे हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल जब हाई होता है ब्लड में, डाइजेशन के फौरन बाद इंसुलिन रिलीज होती है और उसको उस हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती है, और जो ग्लूकागॉन है वो उस कंडीशन में रिलीज होता है जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो। तो pancreas is extremely important because its exocrine portion is responsible for the release of pancreatic juice, which is essential for the digestion of all types of food material in the duodenum. And endocrine cells produce insulin and glucagon, which is essential for maintaining the blood glucose level, both in case of high and low. High के केस में इंसुलिन रिलीज होगा क्योंकि हाई को नॉर्मल पे ले आएगा, और लो ब्लड ग्लूकोज लेवल की कंडीशन में ग्लूकागॉन रिलीज होगा जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल पे ले आएगा। ठीक है जी, ये अगर आप पहचाने, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपने पहचान लिए, आई होप, और अब आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा कि इंजेक्शन माउथ से हो रही है, मैकेनिकल डाइजेशन टीथ, टंग और स्टमक में हो रही है, केमिकल डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है। एब्जॉर्प्शन मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, वाटर और आइंस की और कुछ विटामिन की एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में भी होती है, एसिमिलेशन सारे बॉडी सेल्स में होती है, और एलिमिनेशन एनस के थ्रू होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।